गुड इवनिंग। आज अपन नए पॉइंट पे बात करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल बोले या इंटरवल एस्टिमेशन। कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन कहें या क्या नाम देते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसा कि अपन ने अब पहले अपन ने डिस्कस किया आपसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। व्हाट इज द एस्टिमेशन? estimation or inference. What is the estimation? हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? ये क्या है? TDF। ये कैसा है? नॉन। पॉपुलेशन इज नॉन बट थीटा इज अननोन। अननोन एंड अनऑब्जर्वेबल। unknown and unobservable. Unknown and unobservable. We want to estimate the theta. We want to estimate the value of theta. So how we estimate the value of theta? We take a sample. We take a sample from population. Eh? We take a sample from population. We generate a statistics. We generate a statistics on the basis of sample, and we put the value of statistics in place of unknown parameter. We put the value of parameter, value of statistics in place of an parameter. This procedure is known as estimation. करेक्ट है क्या बात? क्या कहानी बताई मैंने? पॉपुलेशन क्या होती है एस्टिमेशन में? पॉपुलेशन कैसी होती है? पॉपुलेशन नॉन होती है बट पैरामीटर अननोन होता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। पैरामीटर की वैल्यू हमें डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं निकल सकती, तो क्या करते हैं हम? कैसे निकालते हैं एस्टिमेट? पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं और सैंपल से क्या बनाते हैं? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को कहाँ रख देते हैं? पैरामीटर की जगह। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। करेक्ट है यहाँ तक की कहानी? अब इसकी वैल्यू ये क्या है हमारी? व्हाट इज दिस? स्टैटिस्टिक्स। यदि इसकी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू पुट की जाए, कितनी वैल्यू पुट की जाए? सिंगल, तो क्या कहलाता है ये? पॉइंट एस्टिमेशन। वो पॉइंट एस्टिमेशन में जो हमारी सिंगल वैल्यू थी, हमने जो सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, वो करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हमने आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अनवाइज्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, ये सब किसके पार्ट है? पॉइंट एस्टिमेशन की। ठीक है। फिर मान लीजिए इसकी वैल्यू हम ये कहते हैं एक इंटरवल में लें, तो इस थीटा की वैल्यू हमें फिक्स वैल्यू नहीं मिले। हम आपसे कहा जाए कि आपकी परसेंटेज क्या होगी एमएससी में, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड परसेंटेज, तो आप एग्जैक्ट बता पाओगे या एस्टिमेट करोगे? एस्टिमेट करोगे। आपने कहा
कि मेरी जो परसेंटेज है वो 72% बनेगी। तो क्या है ये, कौन सा एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेशन। आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी 70% से 75 के मिडिल में आएगी, तो ये कौन सा एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं अब, इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में थीटा की हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक लोअर वैल्यू एक अपर वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्फिडेंट इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, तो पहले लिखो क्या होता है। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या हुआ, वैल्यू लिखो, लेट T1, T1 कैसे लिखो, कैपिटल T1 and T2 are, let T1 and T2 are two statistics, let T1 and T2 are two statistics, compute on the, T1 and T2 are two statistics, compute on the basis of sample, compute on the basis of sample, correct है बात। T1 and T2 are two statistics, compute on the basis of sample such that T1, ऐसे ये सैंपल के बेस पे निकालिए, लेस देन T2, let T1 and T2 are two statistics, compute on the basis of sample such that, कैसे है, T1 and T2 less than if probability T1 T1 less than theta less than T2 1 minus alpha, T1 less than equal to, interval T1 T2, interval T1 T2 is called 100 into 1 minus alpha percent, interval T1 T2 is called 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for theta, confidence interval for theta, correct, full stop। T1 and T2, T1 and T2 are called lower and upper limit of confidence interval, T1 and T2 are lower and upper limit of confidence interval, and 1 minus alpha is called, क्या कहें, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। 1 minus alpha is called confidence coefficient। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा है, देखो, और एक डेफिनेशन लिखो, इकाई की डेफिनेशन बताइए मैंने, इंटरवल एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसकी डेफिनेशन है ये, इंटरवल एस्टिमेशन और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। एक डेफिनेशन है, तो एनी रैंडम इंटरवल,
इसी की डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल। एनी इंटरवल, एनी रैंडम इंटरवल t1 t2, any random interval t1 t2 which cover the value of unknown parameter, which cover the value of unknown parameter theta with confidence coefficient 1 minus alpha, with confidence coefficient 1 minus alpha is called confidence interval for unknown parameter theta, करेक्ट। एक डेफिनेशन, क्या मीनिंग क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वन माइनस एल्फा से क्या मतलब है, वन माइनस एल्फा का मतलब है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है। क्या मीनिंग है यार, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी परसेंटेज क्या है, आपका आंसर था कि मेरी कितने से कितने के बीच में होगी। क्या आप 100% श्योर हैं क्या? आप 100% श्योर हैं? नहीं, तो आप कहेंगे कुछ परसेंट कम रहेगी। तो आपने लिखा मैं कितने परसेंट श्योर हूँ, 99। कितने परसेंट श्योर हूँ मैं, 99। यार मैं 95% मान लो मैं श्योर हूँ कि मेरे नंबर इसके बीच में आएंगे, 5%। तो ये 95 कह रहे हैं, ये क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। मेरी मीनिंग क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन? ये वैल्यू आई ना, ये T1 और T2, ये तो इंटरवल हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल आया। आपके पास जो अननोन आपके नंबर हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 70 से 75% के बीच में आएंगे, ये तो इंटरवल हो गया। और इसमें आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है, 99। यहाँ यदि एग्जांपल ले रहा हूँ 99 का, तो आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे नंबर इतने से इतने के बीच में आएंगे और मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बात आ गई। तो जो नंबर्स हैं, आपने जो रेंज दी कि मेरे आईएसएस का मैंने एग्जाम दिया, आईएसएस के एग्जाम में मेरे इतने 450 से 475 नंबर के बीच में आएंगे, इतने नंबर आ सकते हैं। यदि मेरे इतने नंबर आ गए, कितने, 450 से 475 के बीच में नंबर आ गए, तो आप ये मान लीजिए कि मेरा 95% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या इस रेंज के बाहर भी वैल्यू हो सकती है? हो सकती है। वो कितने परसेंट रह गए, बाहर होने की चांस कितने परसेंट रहे, 5%। 5% चांस, वो आपके एल्फा, तो हम एल्फा ले रहे हैं, वो कितने परसेंट हो गया, 5% बाहर, इस रेंज से बाहर। बात मेरी क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन? तो हर क्लियर, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहें कि हम जिस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रहा है तो इसका मतलब 100% चांस है कि वो वैल्यू आ जाए, उससे बाहर भी जा सकती है। करेक्ट है ये वाली बात? ये आपने कहा कि 70 और 75 के बीच में आएंगे, आपको हो सकता है 78% आ गए, तो 78% आए तो कौन सी वाली रेंज में चले गए आप, बाहर, उस वाली रेंज में नहीं आए। चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, आपने एक लिमिट दी, उससे बाहर गए तो कैसे कहोगे आप, रेंज से बाहर। पर हम ये जो वैल्यू बता रहे हैं ये ऑन इन एवरेज बता रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू के बेस पर रिजल्ट नहीं बता रहे,
हम ऑन एन एवरेज वैल्यू लेके बता रहे हैं कि हम बार बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं तो हमें अल्टीमेटली इतने ही रिजल्ट मिल रहे हैं, इस बेस पे बता रहे हैं। ये रिजल्ट हमारे एक सैंपल के बेस पे नहीं है, ये हमारे बहुत सारे रिपीटेशन के बेस पे हम रिजल्ट बताया जाता है। क्लियर है? अब पहला लिखो, ये आपके क्लियर है ये वाली बात, ये डेफिनेशन लिखिए, क्लियर है? क्लियर, T1 क्लियर है और T2। T1 कैसा क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और T2 अपर लिमिट। T1 का मान हमेशा T2 से कम होगा। बड़ा कौन सा होगा, लार्ज कौन सा होगा, T2 लार्ज होगा और T1 ऑलवेज स्मॉल होगा। ओके, अब हम लिखते हैं, लिखें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, देखिए द मिनिमम प्रोबेबिलिटी, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी with which, the minimum probability with which a random interval, a random interval, a minimum probability with which a random interval, ब्रैकेट में लिखें T1 T2, T1 T2 cover the unknown parameter theta, unknown parameter theta is called confidence interval, is called confidence coefficient, sorry, is called confidence coefficient। तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या लिखोगे, नीचे लिख लीजिए कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बराबर 1 माइनस अल्फा इज द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ओके, अब अपन बात करें इसी में आगे, बेसिकली होता क्या है ये, एक चीज लिखें, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रैंडम इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरप्रिटेशन ऑफ रैंडम इंटरवल, this theory is given by, this theory is given by Neyman, this theory is given by Neyman। ओके, क्या थी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी T1 लेस देन थीटा लेस देन T2, that is equal to 1 माइनस एल, करेक्ट। हमने क्या किया इसके बाद, वी टेक ए, क्या किया इसको निकालने के लिए, वी टेक ए, क्या किया, ए सैंपल, we take a sample and compute T1 and T2, compute T1 and T2 on the basis of sample which is particular value of capital T1 and T2। क्या मतलब है, एक वैल्यू आई, हमने एक सैंपल लिया और हमें ए दो वैल्यू मिली,
मेरी बात समझ में आ रही नहीं? मैंने क्या किया, मान लीजिए मुझे एवरेज हाइट निकालनी है पूरे ग्रुप की, मुझे क्लास की एवरेज हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया, उस सैंपल की बेस पे ये दो वैल्यू निकाली। एक वैल्यू तो आई 5.45 और एक वैल्यू आई 4.64, मतलब मैक्सिमम हाइट इतनी है और मिनिमम इतनी है उस सैंपल के अनुसार। अब मान लीजिए फिर मैंने दूसरा सैंपल लिया, दूसरे सैंपल से भी ऐसे आएगी कि नहीं? तो ये वैल्यू क्या सेम आएंगी कि अलग आएंगी? अलग आएंगी। ऐसे हमने बहुत सारे सैंपल लिए रिपीटेडली, और फिर हमने देखा ऑन एन एवरेज कितना वेरिएशन आ रहा है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हमें कौन सी वैल्यू दे रही है? बेसिकली T1 और T2 की वैल्यू। बात ठीक है? देखो अगला, इसी का अगला पॉइंट लिख लें इसी में। इफ वी टेक सैंपल रिपीटेडली, if we take sample repeatedly from population, करेक्ट है बात? बार बार हमने सैंपल लिए। if we take sample repeatedly from population and each sample and each sample, क्या किया हमने, and each sample computed each sample compute each sample compute the value of T1 T2, compute the value of T1 T2। तो क्या हमने इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम 100% कह पाएंगे क्या इस इंटरवल में होगा? हमने बहुत सारे सैंपल से रिपीट कर लिया, फिर भी अपन 100% कह पाएंगे कि होगी किस इंटरवल में? नहीं, नहीं कह पाएंगे। तो क्या कहता है, देन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन द रिलेटिव frequency when the relative frequency of these intervals, then relative frequency of these interval which cover the value of unknown parameter theta will approach to 1 minus alpha in the long run, in the long run। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है एक इनके बीच में ही आ रही है। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वैल्यू किनके बीच में आ रही है? एक इंटरवल के बीच में ही आ रही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं जा रहा। तो वो जो इंटरवल है वो क्या है हमारा? कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। देखिए पहला एग्जांपल लिखते हैं अपन ने कई बार किया है, 2 3 4 बार अपन ने कर लिया। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, मान लीजिए नॉर्मल है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कैसा है? नॉर्म है। तो हम क्या बनाते हैं, एक जेड लेते हैं। क्या होता है जेड? एक्स बार माइनस
म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 0 1। मैंने कहा इस हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका चाहिए? म्यू का। हमने कहा इस जेड की वैल्यू इसके बीच में होगी इज इक्वल टू 1 - अल्फा। सॉल्व करो, T1 T2 के मान निकालो। ये हमने कई बार सॉल्व किया है अपन ने, ये वाली वैल्यू अपन ने कई बार सॉल्व किया है। क्या आएगी? ये अपन ने बहुत बार सॉल्व किया है। कैसे करते हैं? यहाँ के लिखो। हुँ? कराया क्या ऐसे अपन ने? क्या करूं? किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? म्यू की तो क्या करें अपन? हुँ? इसका क्या कर दूं? हुँ? हुँ? करें? अब किसकी चाहिए? म्यू की वैल्यू चाहिए। क्या आ जाएगा? कर दें सॉल्व? क्या आएगा? कैसे आ जाएगा? एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन म्यू एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन 1 - अल्फा। इसको क्या कहा? T1। इसको क्या कहा? T2 1 - अल्फा। T1 क्या हो गया? एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट। T2 क्या हो गया? सिग्मा बाई रूट। ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो, तो ये वैल्यू क्या लोगे? 5%। 5% पर क्या होती है अल्फा की वैल्यू? क्या लोगी? जेड अल्फा क्या लोगे? 1.96। यदि मैं 99 पे निकालें तो हुँ? क्या लोगे? 90% पे निकालो। ये सब पढ़ चुके हैं अपन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये नहीं पढ़े हो ना। हुँ?
इसके बेस पे ऐसे निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखते हैं T1 T2 इंटरवल T1 T2 is called 100 1 minus alpha percent CI for mu. एग्जाम्पल लिखिए। एक बार उससे जुड़ जाइए, एक जना अपने से ऑन कर लीजिए आप। सपोज दैट a random sample, ये रैंडम सैंपल है आपका, रैंडम सैंपल, ये रैंडम सैंपल है जिसमें वैल्यू है 1.2, 3.4, 0.6 और 5.6। करेक्ट। Four observations are drawn. Four observations are drawn from normal population. Normal population with unknown mean, and standard deviation 3. Obtain confidence interval for obtain 95%. Obtain 95% confidence interval for mu. ऑप्शन है अपने पास 6.54, कुछ चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या होगा इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल? T1 less than mu less than T2 is equal to 1 minus, करेक्ट। T1 की वैल्यू क्या होगी? एक्स बार जेड एल्फा सिग्मा बाई रूट। T2 की वैल्यू क्या होगी? एक्स बार प्लस जेड एल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट। मैं सोचता हूँ एक्स बार कैलकुलेट कर लिया होगा, कितना है? 2.7। सिग्मा कितना है?
3। एन कितना है? हुँ? हुँ? क्या जाएगा आंसर? बी। ये आ गया कि निकल के या नहीं आया? हुँ? अमित तुम्हारा आ गया? तुम्हारा आया या नहीं आया? हुँ? अगला पॉइंट लिखो। मेथड टू ऑब्टेन मेथड टू ऑब्टेन मेथड टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के मेथड। एक मेथड है पिवोटल क्वांटिटी मेथड। पिवोटल क्वांटिटी मेथड है ना। और दूसरा मेथड है, दो ही मेथड पढ़ते हैं, सिर्फ 3 दे रखे हैं। एक लार्ज सैंपल मेथड। लार्ज सैंपल मेथड। पहले हम बात करते हैं पिवोटल क्वांटिटी मेथड। पिवोटल क्वांटिटी, और इसी को हम नाम देते हैं पिवोट। क्या नाम देते हो? पिवोट। तो होता क्या है पिवोट या पिवोटल क्वांटिटी होती क्या है कि जब हम जिस पैरामीटर का हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल, मान लीजिए हमारे पास ये पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है ये? नॉर्मल। इसमें कितने पैरामीटर हैं? 2। इसका भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। हुँ? तो हमें जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स लेनी पड़ेगी। करेक्ट है? जो जो स्टैटिस्टिक्स हम लें, जो भी हम स्टैटिस्टिक्स लें, उस स्टैटिस्टिक्स में ये पैरामीटर आना चाहिए। यदि उसी स्टैटिस्टिक्स में ये पैरामीटर नहीं होगा तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे नहीं कर सकते। हुँ? मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है? जिस अननोन पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस अननोन पैरामीटर के लिए एक स्टैटिस्टिक्स लेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? हमारा पैरामीटर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स ली, जेड, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने स्टैटिस्टिक्स लिख ली।
इस पैरामीटर में, इस स्टैटिस्टिक्स में ये पैरामीटर है। ओके, अब इस जो स्टैटिस्टिक्स का हमने निकाला डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करें उसका क्या कैलकुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन शुड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उस पैरामीटर में वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं हम, लेट बी कंसीडर ए स्टैटिस्टिक्स which contain the parameter, but distribution of statistics should be independent of theta. This type of statistics is known as total quantity। देखो, यदि मैं इसका पीडीएफ लिखूं, बोलिए पीडीएफ क्या होता है, जेड का पीडीएफ क्या होगा, 2 पाई ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर वाई, क्या होगी, जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल 0 1, क्या होगा, तो यहाँ कहीं दिख रही है हमें, नहीं, तो हमारी क्या कहेंगे अभी, इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बेसिकली जेड स्क्वायर अपने आप में एक वैल्यू है, तो हम खोल के लिखते ही नहीं है जेड स्क्वायर, हमेशा जेड ही लिखते हैं। म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ, 0, फिर कैसे आएगा म्यू, म्यू की वैल्यू 0 है ना, है ही नहीं ना म्यू, म्यू क्या आ गया 0, और सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया 1, तो है ही नहीं ना। आप कह रहे हो कि जेड बराबर ऐसे लिख दो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा 0, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा 1, तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर यहाँ है म्यू नहीं, तो ये कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग ये वाली क्वांटिटी क्या कहलाई, प्योटल क्वांटिटी। तो क्या हुई प्योटल क्वांटिटी, देखो लेट, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट साइन एक्स थीटा, साइन एक्स थीटा बी एनी function of x and theta, let psi x theta be any function of x and theta, psi x theta is called pivotal quantity, psi x theta is called pivotal quantity if x theta less than a, x less than x, यदि ऐसे लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, इसको क्या लिखते हो आप, क्या लिखते हो उसको, क्या ये सी डी एफ, तो ये क्या हो गया सी डी एफ, किसका सी डी एफ है ये, ए का, सी डी एफ किसका हुआ ए का, तो क्या लिख दिया, मान लीजिए एफ ए, एफ ए इज दी क्या है, सी डी एफ ऑफ ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है या कोई कंफ्यूजन,
CDF of A which is independent of theta. करेक्ट है? और डेफिनेशन लिखो ये नीचे, ये लिख लिया, वहां पर वो CDF है, तो पता पड़ा कि आपको कुछ देर बाद ही लिख कैसे दिया, ये क्या लिख दिया। देखो, एनी फंक्शन is called Pivotal quantity if its distribution is if its distribution is independent of theta. नीचे एक पॉइंट लिखिए, any statistics is a pivotal quantity. Any statistics is a pivotal quantity which contain the unknown parameter but नहीं क्या लिखा, any statistics is called pivotal quantity which contain the unknown parameter and its distribution is independent of theta. कल पिवोटल क्वांटिटी करना निकालूंगा, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पिवोटल क्वांटिटी, पिवोटल क्वांटिटी। पहले लिखो, there exist infinite number of pivotal quantity. There exist infinite number of pivotal quantity. There exist infinite number of pivotal quantity. So pivotal quantity is not unique. Pivotal quantity is not unique. क्या मीनिंग है? मतलब ये कह रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है हमें म्यू का, तो ये भी एक पिवोटल क्वांटिटी हो सकती है और इसके अलावा और दूसरी भी कोई पिवोटल क्वांटिटी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ही पिवोटल क्वांटिटी हो, एक ही पैरामीटर के लिए सेवरल पिवोटल क्वांटिटी हो सकती है। मेरी बात क्लियर है? ये एक स्टैटिस्टिक्स है और दूसरी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती है, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। मान लो ये भी पिवोटल है, ये भी पिवोटल है, दोनों ये अलग है और ये अलग स्टैटिस्टिक्स। और तीसरी भी हो सकती है जिसमें म्यू आ रहा हो, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो वहां पे म्यू नहीं आ रहा हो, वो भी हो सकती है, और सेवरल हो सकती है ना? क्लियर? तो पिवोटल क्वांटिटी इज नॉट यूनिक। अगला लिखो, पिवोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज एग्जिस्ट। पिवोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज एग्जिस्ट। पिवोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज एग्जिस्ट। ब्रैकेट में लिखो, इफ कंटिन्यूअस। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? पीडीएफ कैसा हो? कंटिन्यूअस हो तो ये ऑलवेज
एग्जिस्ट करेगी, यदि ये कंटिन्यूस नहीं हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड लिखो। हमारे पास मैंने कहा ये भी प्योटल क्वांटिटी है, ये भी प्योटल है, ये प्योटल है। मान लीजिए हमारे पास सेवरल प्योटल क्वांटिटी है। हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हम इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूज करें अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। बात करेक्ट है, मेरा क्वेश्चन क्लियर है? बिकॉज वी हैव सेवरल प्योटल क्वांटिटी and we can use any total quantity to calculate our confidence interval. So question arise, which total quantity we should use so our confidence interval is the best. तो इसमें लिखें इन क्वांटिटियों में, इन जो ये क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। क्वांटिटी का मीनिंग स्टैटिस्टिक्स है। इन स्टैटिस्टिक्स में जो भी फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट होगी दैट इज द बेस्ट होगी। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? हमने अभी लिखा कि यूनिक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब बहुत सारे हो सकते हैं, सेवरल हो सकती हैं टोटल क्वांटिटी। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारी 10 टोटल क्वांटिटी है मेरे पास, तो उनमें से कौन सी वाली क्वांटिटी को मैं यूज करूं? तो कौन सी वाली को करूं? जो क्वांटिटी मिनिमल सफिशिएंट हो वो क्वांटिटी यूज करें तो हमारी बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट होगा। लिखो, we have several total quantity. We have several total quantity. So we use which of the total quantity? So we use which of the total quantity that is the functional that is the function of minimal sufficient statistics. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कौन सी अच्छी रहेगी? मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन हो। हम पढ़ चुके हैं, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और लिखिए, देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द बेस्ट। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द बेस्ट which length which length which length is minimum। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है ए से बी का। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हुआ और T2 क्या हुआ? लेंथ क्या हुई? बी माइनस, लेंथ क्या हुई इसकी? 90। तो ये कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। जो मिनिमम लेंथ दे वो हमारा इंटरवल बेस्ट है। मैक्सिमम नहीं दे, मिनिमम। एक 20 से 30 के बीच बताएं और एक हम 10 से 50 के बीच में बता दें, तो कौन सा इंटरवल अच्छा है? 20 से 30 वाला अच्छा है। ऐसे तो मैं कह दूं इंटरवल, यहाँ के जयपुर के लोगों की इनकम कितनी है, 1000 से लेके 50,000 तक है, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। हम क्या कहें, बिल्कुल कंक्लूडिंग आंसर होना चाहिए। तो लेंथ जितनी कम होगी उतना अच्छा है, बड़ा खराब नहीं है। कितना है? अच्छा। लेंथ क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा? कम। ओके, किसकी लेंथ? कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ है वो कम होनी चाहिए। क्लियर? एक पॉइंट और लिखते हैं लास्ट, ये नोट कर लिया, ये भी कर लीजिए।
देखो अगला लिखो, मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, इसकी पिवोटल क्वांटिटी क्या मान है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आपसे कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालिए। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? पिवोटल क्वांटिटी। हम पिवोटल क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें? पिवोटल क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें? कि हम एक स्टैटिस्टिक्स लें जिसमें पैरामीटर आ रहा हो, पर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा हो। हमें ऐसी क्वांटिटी पहले सोचनी पड़ेगी, सोचने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से देखना पड़ेगा वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। दैट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हो सकता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ ही नहीं हो, हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही नहीं आ रहा हो, तो हम कैसे करें? क्या हम कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं निकाल पाएंगे? तो ऐसे वाले केस में लिखो ये वाली चीज, बी यूज ये वाली, और log एफ एक्स थीटा, एफ एक्स आई थीटा। एफ क्या है? कैपिटल एफ। हाँ, तो इनको बी यूज टी और ये एज ए पिवोटल क्वांटिटी, एज ए पिवोटल क्वांटिटी। हमें पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ का क्या निकालो? सीडीएफ निकालो। पीडीएफ का क्या निकालो? सीडीएफ। सीडीएफ का क्या करो? लॉग लो और प्रोडक्ट कर दो या समेशन कर दो। उसको क्या मान लो? हम क्या मान लोगे? पिवोटल क्वांटिटी मान लोगे। मान लो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए पिवोटल क्वांटिटी। ओके, कल अपन बात करते हैं कुछ आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए कि पिवोटल क्वांटिटी से निकाल